हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नी पेन का जो एक मेन कॉज होता है जिसको हम बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, या जो हम डे टू डे लाइफ या देसी भाषा जो यूज़ करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो घुटनों में जो दर्द होता है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं घुटनों का ग्रीस कम हो चुका है, या बुढ़ापे की तरफ जब एज जाती है तब ये पेन ज़्यादा होता है। तो उस तरीके की जो डिजीज़ है, जैसे कि जिसमें सबसे कॉमन कॉज है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसका पेन क्या होता है, कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम फलां डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस डिजीज़ में ऑपरेशन चाहिए होता है, बट हमने बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको इनिशियल स्टेज में बिना ऑपरेशन किए ट्रीट किया है और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो भी जाता है। तो अगर किसी भी मरीज़ को, इवन पूरे इंडिया में अगर किसी भी मरीज़ को कोई भी दिक्कत है, तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकता है और अपनी जो MRI है या CT स्कैन है या एक्सरे हमें सेंड कर सकता है। उसका हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई ये नी पेन जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती क्या है। तो पहले आपके लिए आपको नॉर्मल जो नी है और उसका एक्सरे वो मालूम होना चाहिए। तो नॉर्मल नी में एक तो ऊपर की हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर, ये फीमर होती है। नीचे की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं टीबिया। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नी जॉइंट। ओके, तो जो हड्डी होती है उसके जो टर्मिनल एंड्स जो होते हैं, मतलब उसके एक सिरे पे एक चिकनाहट जैसे एक स्ट्रक्चर होता है। एक चिकनाहट, एक आप समझ सकते हो, एक चिकनी परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये ऊपर की हड्डी पे भी होती है और नीचे की जो हड्डी है टीबिया उस पे भी होती है। तो इस चिकनाहट के चलते ही जो है हमारा जो नी है, जो घुटना है, आराम से मुड़ पाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम इसे एक एक्सरे में देखते हैं तो नॉर्मल एक्सरे इस तरीके का होता है। इसमें ऊपर की हड्डी होती है फीमर, नीचे की हड्डी होती है टीबिया, और ये जो इन दोनों हड्डियों के बीच में ये जो जगह दिख रही है काली काली, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्पेस, या जो जोड़ है उसके बीच में जो हड्डियों के दो बीच के में जो गैप होता है। तो कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरी जो हड्डी है उसमें गैप कम हो गया है। ये टर्म हमेशा यूज़ किया जाती है, गैप कम हो गया है। तो गैप कम होने का मतलब ये है कि उनमें ये जो खाली वाला जो स्पेस है वो छोटा हो गया है। और वो होता क्यों? क्योंकि उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुकी होती है। एक तरीके से ये जो बीमारी है, इसमें जो चिकनी जो परत होती है, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, वो घिसने लगती है उम्र के साथ, और जिसकी वजह से ये जॉइंट जो होता है, जो जोड़ होता है, उसके बीच में हड्डियों में गैप कम हो जाता है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो नॉर्मल एक्सरे तो इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको अच्छे से गैप दिखेगा दोनों हड्डियों में, इधर अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। इसको हम हरे रंग से दिखा देते हैं। ये जो हरे रंग से जो है, मैं इसको हरे रंग से शो कर देता हूँ। ये जो मैंने हरा रंग किया है, ये आपका हड्डियों के बीच का गैप होता है। तो जब ये गैप खत्म होने लगता है तो उस पेशेंट, ये अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। और सबसे पहले जो गैप होता है वो घुटने के अंदर की तरफ जो है, वहाँ पे गैप कम होता है, क्योंकि जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है, वो पहले इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर की हड्डी है जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। उसके बाद नीचे की हड्डी टीबिया हो गई, और इन दोनों हड्डियों के बीच में ये कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको सारे जानना ज़रूरी नहीं है। बस ये यहाँ पे मैं ये जो हिस्सा है जिसको मैंने लाल कर दिया है, इसी को बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, या जो चिकनाहट जो होती है। यही चिकनाहट जो होती है, यही जो चिकनी परत होती है, ये उम्र के साथ ख़राब हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके, पर एक बुढ़ापे में ये बीमारी और जनरली औरतों में ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा, घुटनों के अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका लिगामेंट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको ACL बोलते हैं। दूसरा होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसको PCL बोलते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, और अंदर की तरफ होता है मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। और दो गद्दियाँ भी होती हैं जिनको बोलते हैं मेनिस्कस, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ खराब है ना, तो भी आपको नी पेन हो सकता है। तो घुटने में अगर कोई दर्द है तो उसमें हड्डी के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो ये पता लगा पाए कि आखिर दर्द है कहाँ पे। अब देखिए, ये वाला जो है, ये मैंने नॉर्मल नी का डायग्राम है, और इधर वाला जो है इसमें हड्डी घिस गई है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको बीमारी हो गई है। तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल वाला जो है, इसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हड्डियों के एक सिरे पे जो चिकनाहट है, चिकनी परत है, वो एकदम अच्छे से बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो चिकनाहट है वो जगह जगह पे हटने लगी है, मतलब एक तरीके से देखें खुरचने लगी है। और उसके बाद जब पूरी चिकनाहट जब रहेगी नहीं ठीक से, तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर ढंग से अब मुड़ नहीं पाएगी।
और यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर नर्व एंडिंग होती हैं जिनसे कि क्या होता है, दर्द होने लगता है। तो यही कारण है, अगर किसी की भी आर्टिकुलर कार्टिलेज या चिकनी परत हड्डियों की खराब होती है तो उसको आर्थराइटिस हो जाती है, जिसके चलते उसको बहुत पेन होता है। इसमें क्या होता है, और कुछ नई बोन भी बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन स्पर बोलते हैं इसको। तो एक तरीके से देसी अगर भाषा में समझा जाए तो ये जो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है, जो कि घुटने के दर्द का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसका मेन जो है उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो चिकनी परत जो होती है हड्डी के ऊपर वो ख़राब हो जाती है, घिस जाती है, जिसकी वजह से हड्डी दर्द करती है और हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो कहा था कि जो हड्डियों के बीच का गैप होता है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, मैंने कहा था कि जो अंदर का साइड का गैप है वो पहले कम होता है, ज़्यादातर केसेस में वही कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप कम हो गया है। आप इसको देखो और ये ग्रीन वाले को देखो, ग्रीन वाला जो सर्कल है इधर दोनों हड्डी के बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा है, और जो मीडियल साइड में जो अंदर की तरफ जो हड्डियों का गैप है वो तो एकदम ख़त्म ही हो चुका है। तो इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चुकी है। ऐसे ही इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ भी ये देखिए, ये जो मैं एक सर्कल करता हूँ, ये ग्रीन कलर का सर्कल करते हैं, ये जो है ये यहाँ पे नई हड्डी बन रही है। ऑस्टियो आर्थराइटिस के चलते एक नई हड्डी यहाँ पे छोटी सी बन रही है, गैप भी कम हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स बनना या लिपिंग होना। तो ये जो एक्सरे हैं दोनों ऑस्टियो आर्थराइटिस के एक्सरे हैं, और ये जिस भी सज्जन के हैं उनको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चुकी है। ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरफ ये जो है ये नॉर्मल एक्सरे है जिसको मैं एन लिख देता हूँ, और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला एक्सरे है। अब आप देखो दोनों को ना एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। ये देखो नॉर्मल वाले एक एक्सरे को देखो, एब नॉर्मल को देखो। एब नॉर्मल में ये देखो कितनी सारी चीज़, ये हड्डी दिख रही है एक्स्ट्रा, ये हड्डी दिख रही है एक्स्ट्रा, यहाँ भी कुछ अजीब सा लग रहा है, उतना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चुकी है। आप इसको देख सकते हो, ये कितना साफ एक्सरे दिख रहा है, ये अजीब सा दिख रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये एक्सरे नॉर्मल नहीं है, इनको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि भाई ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होती है नी की, जिसमें नी के अंदर दर्द होता है, तो उसमें और क्या सिम्टम होते हैं। तो मेन सिम्टम होता है कि वो जो भी पेशेंट है उनको घुटने के अंदर पेन होगा। पेन सबसे महत्वपूर्ण इसका सिम्टम होता है जिसको लेके मरीज़ हमारे पास आता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो घुटना है ना काफ़ी अकड़ जाता है, स्टिफनेस बोलते हैं उसको। तो स्टिफनेस भी हो सकती है, काफ़ी लोगों को स्टिफनेस होती है, पूरा घुटना मुड़ता ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो घुटना है वो लॉक हो जाता है कभी कभी, जैसे क्योंकि अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो उसके अंदर कभी कभी लूज बॉडीज़ बनती हैं या मेनिस्कस की इंजरी हो जाती है, जिसके चलते उनका घुटना लॉक हो जाता है, काफ़ी पेन होता है और घुटना लॉक हो जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमारी हड्डियों के बीच में से कड़कड़ की आवाज़ आती है, जिसको हम लोग क्रेपिटस बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वीकनेस। हमने देखा है कि जिनको भी ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, स्पेशली फीमेल को, वो अपने जो जांघ जिसको थाई बोलते हैं, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं उनका यूज़ कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो और कमज़ोर होती चली जाती है और उनके पैर बहुत वीक हो जाते हैं। तो ये मेन सिम्टम हैं जो कि इस डिजीज़ में होते हैं। अब एक बात देखते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये नी की जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है गठिया हुई क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मेन तो है, एक है एज। बढ़ती एज के साथ और स्पेशली महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर ये बीमारी काफ़ी कॉमन देखी गई है। उसके बाद एक देखा गया है कि भाई हेरिडिटरी, कभी कभी देखा है कि ये फैमिली में भी रन करती है, माँ को थी, उसकी बेटी को हुई, बेटी की बेटी को हो गई, तो इस तरीके से भी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट कम है एक्सेसिव वेट या मोटापा। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो फीमेल आती हैं, जो महिला आती हैं हमारे पास, जिनको नी का पेन है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, उनको क्या होता है, उनको वो मोटापे का शिकार होती हैं, अक्सर देखा है। और मोटापा, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, सपोज़ करो किसी का 90 kg वेट है, अगर आप उसका 20 kg वेट कम कर दोगे ना, 70 kg कर लेंगी, तो आधे से ज़्यादा दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पर लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो यही काम नहीं कर पाते। और मैं बार बार बोलूँगा, अगर आपको वेट कम करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका बताएंगे कि वेट कैसे कम कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद एक और कारण है इंजुरी। सपोज़ काफ़ी टाइम होता है कि कोई पेशेंट आता है, उसको 10-12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं पाया, घुटने की हड्डी टूट गई थी, जिसके चलते भी ऑस्टियो आर्थराइटिस बाद में हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है ओवर यूज़ का मतलब अपने घुटने को हद से ज़्यादा यूज़ करना। ऐसा कब होता है, कभी कभी जॉब में होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब में लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स में भी होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें नी का ओवर यूज़ हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि उससे घुटने पे स्ट्रेस आता है और उसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस कभी कभी डेवलप हो जाती है।
उसके बाद एक और कॉज है जेंडर, जो मैंने बोला कि लिंग जो होता है, तो उसमें जो महिलाएं होती हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखी गई है बशर्ते कि जो आदमी होता है उससे। जो मैन है उनके अंदर कम देखी गई है और वुमेन जो होती हैं महिलाएं उनके अंदर ज़्यादा देखी गई हैं। एक और होता है ऑटो इम्यून ट्रिगर। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं हमारे ही शरीर के ऊतकों को डैमेज करने लगती हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी नी का पेन या नी की गठिया बहुत ही कॉमन है, देखी गई है। उसके बाद कुछ और भी कॉज हैं, जैसे डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जैसे एक बीमारी होती है इसको बोलते हैं नॉक नी। कभी कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे के जो दोनों घुटने होते हैं वो एक दूसरे के और बहुत आसपास चिपक जाते हैं, इस तरीके से घुटने हो जाते हैं एक दूसरे के आसपास, इसे बोलते हैं नॉक नी। किसी भी बच्चे को अगर नॉक नी की बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसका पूरा ट्रीटमेंट मौजूद है और वो बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर आप ऐसी बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे तो वो बाद में घुटना खराब हो जाएगा, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉज हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जिनको चीनी की बीमारी होती है, शुगर होती है, उनको बहुत, उनके अंदर हाई रिस्क पे होते हैं वो लोग। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, जो मोटापे के शिकार हैं, वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं। एक बीमारी होती है हीमोक्रोमेटोसिस, वो भी बड़े हाई रिस्क पे होते हैं। और एक होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको ये रूल आउट कर लो कि भाई आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखना है। अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो आपको बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम है। अब देखिए, नी की जो पेन है, नी की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं जानता हूँ भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। कोई भी मरीज़, अगर आप किसी को बोल दोगे भाई ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन कराना इतना आसान नहीं होता है। इंसान तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता है और तुरंत करना भी नहीं चाहिए। भाई हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बिना ऑपरेशन के लिए जितना हो सके हम उसको ट्रीट कर दें, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब होता क्या है, मैंने देखा कभी कभी इंसान ऑपरेशन के डर से बचने के लिए क्या करता है, देसी दवाई खाने लगता है, आयुर्वेद की, होम्योपैथ की, और कभी कभी वो गलत डॉक्टरों के चक्कर में आ जाता है। मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको आयुर्वेद की भी दवाई खानी है, होम्योपैथ की भी दवाई खानी है, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन बताएंगे जिससे कि आपकी सेहत ना खराब हो। इलाज आपको सही से कराना चाहिए, चाहे आप कोई भी दवाई खाओ, हो एलोपैथ खाओ, होम्योपैथ खाओ, आयुर्वेद खाओ, पर सही जगह से आपका इलाज होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे जो देश में ठग बहुत बैठे हुए हैं और वो आपको ठगेंगे, पैसा भी ले लेंगे, इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं। तो देखिए, एक होता है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। आपको ना वो चीज़ें नहीं करनी जिससे कि आपके नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करे। जैसे कि कुछ हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज हैं वो छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि रनिंग ना करें, जंपिंग ना करें। जो भी ऐसे लोग हैं, सपोज करो कि पेशेंट आया, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है इनिशियल स्टेज में, तो हम उसको हमेशा मना करते हैं कि आप प्रोलॉन्ग्ड रनिंग या जंपिंग जैसे काम मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके नी पे स्ट्रेस आएगा और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और जल्दी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या करनी चाहिए, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हमारा बहुत बड़ा एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, हम लोग सिखा सकते हैं आपको कौन सी एक्सरसाइज ठीक है, कौन सी गलत है। पर आप फालतू में एक्सेसिव अपने घुटने पे जोर मत दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल थेरेपी, या जिसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी से कुछ लोग क्या मतलब निकाल लेते हैं कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ और मशीन से सिकाई करवाओ। केवल मशीन से सिकाई करना ही फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, वो तो बहुत कम टाइम के लिए काम आती है। 10 से 12 दिन करा ली सिकाई बहुत है, उससे ज़्यादा सिकाई में पैसे नहीं खर्चने चाहिए। आपको करना है अपनी जो नी है उसकी जो मांसपेशियां उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, और वो होंगी प्रॉपर एक्सरसाइज से। अब मैंने बहुत सारा देखा है, मैं एक बार बिहार में कुछ दिन पहले ओपीडी कर रहा था, एक पेशेंट आया, उसने बताया कि सर मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ अपने से, और वो इतनी गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहा था कि उसका पेन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसका मेन कारण था उसका गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। फिर मैंने उसको सही तरीके से एक्सरसाइज करना सिखाया और कम से कम लगभग 7 से 10 दिन में वो इतना खुश था कि वो मेरा फ़ैन हो गया था, उसका पेन काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो करो सही करो। उसके बाद है वेट लॉस। वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा है कि हमारे पास एक लेडीज़ आई थी, उनका 95 kg वेट था। हमने उनका वेट रिड्यूस करने में उनकी हेल्प की और हम उनका वेट लेके आ गए 75 kg पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका पेन लगभग 60 से 70% कम हो चुका था बिना दवाइयों के ही, और वो इतनी खुश थी जिसकी हद नहीं होती। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है ब्रेसिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेसिंग मतलब जैसे बेल्ट होती है, नी कैप होती है। देखिए, नी कैप जो होती है ना, 2 धारी तलवार होती है, उसको हमेशा नहीं पहनना चाहिए, उसको सही समय पे सही टाइम के लिए पहनना चाहिए। तो वो डॉक्टर का काम है आपको बताना कि उसे कब पहनना चाहिए। पर मैं बोलूँगा अगर थोड़ा भी डाउट है तो नी कैप को अवॉइड करना चाहिए। होता क्या है, जब आप नी कैप पहनने लग जाते हो ना, तो मसल काम करना छोड़ देती है, नी कैप काम करना शुरू कर देती है और आपकी मसल वीक हो जाती है।
उसके बाद है मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, वो हम आगे आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। तो बहुत सारी दवाइयाँ एलोपैथ की भी हैं, आयुर्वेद की भी हैं, तो जो भी हम आपको बताएंगे। फिर एक है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी इनिशियल स्टेज में ना इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे एक सोडियम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है और पीआरपी आता है, तो ये हम लोग शुरू में ट्राई कर सकते हैं। इसमें 50-50% सक्सेस के चांस होते हैं, बट अगर पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है तो इस इंजेक्शन को ट्राई किया जा सकता है। हमने काफ़ी पेशेंट्स में इनके अच्छे रिजल्ट भी देखे हैं। उसके बाद होता है वॉकिंग एड। वॉकिंग एड जैसे कि भाई सपोज करो, अब मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब वो उन्होंने कभी ऑपरेशन नहीं करवाया, उनका मन नहीं करता ऑपरेशन का, ना हम उन्हें मना पाए, पर हमने उनकी एक्सरसाइज करा के और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करा के काफ़ी हद तक वो अच्छे से रहती हैं। तो वो भी एक छड़ी यूज़ करती हैं, तो वो घुटने पे ना वेट जाके छड़ी पे जाता है, जिससे कि उनके घुटने में दर्द नहीं होता। तो ये डॉक्टर का काम होता है आपको सही से बताना कि किस तरीके से छड़ी का यूज़ किया जाए या और चीज़ों का यूज़ किया जाए कि आपका दर्द कम से कम हो। अब एक आपका आखिरी जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। हम ये नहीं करेंगे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सर्जरी पूरी तरीके से ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, जब पेशेंट सारी ट्रीटमेंट देख लेता है, जैसे कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उनकी एज 75 ईयर्स थी, वो सारे इलाज करा चुकी थी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, उनका पेन नहीं जा रहा था। तो फाइनली फिर उन्होंने खुद ही कहा कि सर आप मेरा टोटल नी रिप्लेसमेंट कर दीजिए, और हमने सक्सेसफुल किया, और ऑपरेशन के बाद उनका घुटना काफ़ी अच्छा, उनका पेन भी काफ़ी कम हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एक एक्सरे है जो हमने अभी रिसेंटली ऑपरेट किया है। तो ये आप देखते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट में इस तरीके से जो चिकनाहट जो ख़राब हो जाती है, जो चिकनी परत ख़राब हो जाती है, उसकी जगह पे हम ये स्टील या और भी धातु आती है जिसका ये हम धातु लगा देते हैं और उसको नी को रिप्लेस कर देते हैं। नी रिप्लेसमेंट का ये मतलब नहीं होता कि पूरा नी रिप्लेस कर दिया, बस जो चिकनी परत है उसको रिप्लेस किया जाता है। तो इस वीडियो में बस हम एक आपको ब्रीफ आइडिया देना चाहते थे कि नी के पेन में आप क्या ट्रीटमेंट करें, और फालतू में गलत डॉक्टरों के चक्कर में या गलत क्वैक जो ठग होते हैं उनके चक्कर में ना आए। आपको कोई भी डाउट हो, हमने अपने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको दिल्ली या NCR नोएडा में हमसे संपर्क करना है तो भी हम पर्सनली मिल सकते हैं, और पटना में भी हम लोग OPD करते हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।